हाय। जीरो करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में मैं पुरुषार्थ आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम लोग बॉलीवुड की एक और ऐसी मूवी की बात करेंगे जिसके साथ मेकर्स की उम्मीद, एक्टर्स की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। उन्हें लगा था कि जब ये प्रोजेक्ट आएगा तो बॉक्स ऑफिस पर कमाल हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये प्रोजेक्ट आया तो ऐसा नहीं हो पाया। क्या हैं वो रीजंस जिनकी वजह से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की डेब्यू मूवी रेफ्यूजी इतनी हाइप क्रिएट होने के बावजूद पर्दे पर औंधे मुंह गिरी? तो आइए शुरू करते हैं आज का जीरो करोड़ क्लब का ये एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे उन रीजंस की जिनकी वजह से जेपी दत्ता साहब की ये मूवी रेफ्यूजी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे उन्हें बहुत ज्यादा लगाव था, ये प्रोजेक्ट बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाया। तो आइए बात करते हैं इस मूवी रेफ्यूजी की, जो रिलीज हुई थी 30 जून सन 2000, जिस मूवी के प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर थे जेपी दत्ता साहब और म्यूजिक था इस मूवी में अन्नू मलिक का, लिरिक्स थे गानों में जावेद अख्तर साहब के। और अगर हम बात करें इस मूवी रेफ्यूजी की स्टारकास्ट की, तो अभिषेक बच्चन और करीना कपूर दोनों के दोनों अपना डेब्यू कर रहे थे। उनके साथ में थे सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और रीना रॉय। तो आइए रुख करते हैं रीजंस की तरफ जिनकी वजह से ये मूवी रेफ्यूजी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। वीक एक्टिंग। जेपी दत्ता साहब पहले ये प्रोजेक्ट लेकर सलमान खान के पास गए थे और सलमान खान को स्क्रिप्ट सुनाई थी, लेकिन सलमान ने स्क्रिप्ट सुनते ही कह दिया नहीं, मैं ये मूवी नहीं कर पाऊंगा। इस बीच फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जेपी दत्ता साहब पहुंचे श्वेता बच्चन की शादी में, जहां पर उनकी निगाह पड़ी अभिषेक बच्चन पर, जो यंग थे, डायनामिक लग रहे थे एंड उनका बात करने का तरीका, उनकी चाल देखने के बाद जेपी दत्ता साहब को लगा यार अमिताभ बच्चन के लड़के में ना कुछ बड़ा स्पेशल है, मैं इस लड़के को लेकर मूवी बनाऊंगा। और इसी शादी में उन्होंने अभिषेक बच्चन को फाइनल कर लिया अपनी फिल्म रेफ्यूजी के लिए, जिसके साथ अभिषेक डेब्यू करने वाले थे। और रही बात इस प्रोजेक्ट के लिए करीना कपूर के सिलेक्शन की, तो कहीं ना कहीं कई साल पहले रणधीर कपूर साहब को जेपी दत्ता साहब असिस्ट कर चुके थे, तो इन्हीं एहसानों के बोझ के तले करीना कपूर को भी उन्होंने अपनी मूवी के लिए फाइनल कर लिया। अब आप खुद सोच सकते हैं, जब मेन लीड्स की कास्टिंग जो है वो एक इशारे पर ऐसे हुई है, बिना किसी ऑडिशन के हुई है, तो फिर एक्टिंग अच्छी निकल कर आए ये जरूरी नहीं है। और यही हुआ इस मूवी में। अभिषेक बच्चन और करीना कपूर दोनों की ये डेब्यू परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से उनकी एक्टिंग स्क्रीन पर बहुत ज्यादा वीक नजर आई। हालांकि आगे जाकर वक्त के साथ ये दोनों इंडस्ट्री के मंझे हुए कलाकारों में से एक बने, लेकिन फिर भी रेफ्यूजी को इनकी वीक एक्टिंग के लिए हमेशा याद किया जाएगा। और जहां तक सपोर्टिंग कास्ट के सपोर्ट की बात आती है, तो इस मूवी में थे सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ, जो कि बाय नेचर जरूर गोल्ड हार्टेड हैं, लेकिन जब बात एक्टिंग की आती है, क्लासिक एक्टिंग की आती है, तो इन दोनों के नाम कहीं पर भी नहीं आते। फिल्म का एवरेज म्यूजिक। आप सब जानते हैं कि इस फिल्म से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर तो सिर्फ डेब्यू कर रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हो रहे थे, लेकिन इस फिल्म के पीछे, इस एक छत के नीचे जो चार बड़े बड़े पिलर्स थे जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, वो चार पिलर्स थे। सबसे पहले अमिताभ बच्चन का परिवार, नंबर 2 कपूर खानदान, जो अपने आप में ये दोनों नाम ही बॉलीवुड को बहुत हद तक डिफाइन कर देते हैं। नंबर 3 जेपी दत्ता, जो उस समय पर इतना प्रोमिनेंट नाम था एज अ डायरेक्टर कि सब लोग बोलते थे कि जेपी दत्ता जो करेगा वो कमाल ही करेगा। नंबर 4 अन्नू मलिक, जो उस समय तक 200 से ज़्यादा फिल्मों का म्यूजिक ऑलरेडी दे चुके थे और उनको लेकर भी सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती थी। और यहाँ पर दो बड़े बड़े परिवार बॉलीवुड के, यानी कि बच्चन खानदान और कपूर खानदान, दोनों की एक्सपेक्टेशन थी कि इस फिल्म में एक एक इंसान जो अपना इनपुट देगा वो इतना छन के इनपुट देगा कि हमारे बच्चों का करियर जो है वो लेवल नेक्स्ट शुरू होगा। और इनफैक्ट इन सब ने अपना पूरा 100% दिया था इस फिल्म को, लेकिन फिर भी पब्लिक की एक्सपेक्टेशन इनकी एक्सपेक्टेशन से 4 गुना थी। और जब गानों की बात आती है, तो जेपी दत्ता साहब का इससे पहला प्रोजेक्ट यानी 1997 में बॉर्डर, उसके गाने अब तक लोग सुन रहे थे, जबकि उसमें भी म्यूजिक अन्नू मलिक साहब ने दिया था। और अन्नू मलिक साहब इतनी एक्सपर्टीज के साथ ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे रिफ्यूजी का म्यूजिक देने की, जिससे बॉलीवुड के दो बड़े बड़े परिवारों के प्रोमिनेंट चेहरे जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। उन्होंने मेहनत बहुत की इस म्यूजिक पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 200 से ज्यादा फिल्म्स पर म्यूजिक देने वाले अन्नू मलिक इस फिल्म के लिए एवरेज म्यूजिक देते हुए नजर आए। तो अन्नू मलिक से जो एक्सपेक्टेड था वैसा म्यूजिक वो नहीं दे पाए। कहो ना प्यार है से टक्कर। कहो ना प्यार है सन 2000 जनवरी में रिलीज्ड एक ऐसी फिल्म थी जो सिंगल स्क्रीन की लास्ट मूवी थी।
यानी कि इसके बाद मल्टीप्लेक्सेस का दौर शुरू हो गया था और वो मूवी उसमें इतना पोटेंशियल था कि सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स तक अपने आप को ले जाने में वो सक्सेसफुल थी। इनफैक्ट कहो ना प्यार है बॉलीवुड की वो लास्ट मूवी है सिंगल स्क्रीन की जो 1 साल तक चली थी। और इसकी रिलीज के जस्ट 5 महीने बाद जब जून में ये फिल्म रिलीज हुई रेफ्यूजी, जिसमें ऋतिक रोशन के उस साल के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर लॉन्च हो रहे थे यानी कि अभिषेक बच्चन, जब लोगों ने ये फिल्म देखी रेफ्यूजी जो कि अमिताभ बच्चन साहब के बेटे की मूवी थी, तो लोगों ने सबसे पहले इस मूवी का कंपैरिजन कहो ना प्यार है से किया जो उस पूरे साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। और यहीं पर कहो ना प्यार है जीत गई और रेफ्यूजी हार गई। सनी देओल की कमी। 1997 में जब बॉर्डर आई और उसमें सनी देओल का इतना प्रोमिनेंट और इतना ग्रेसफुल रोल था, सब लोगों को ये लगा कि सनी देओल और जेपी दत्ता का ये जो कॉम्बिनेशन है, जो स्क्रीन पर इतना सुपर हिट कॉम्बिनेशन है, ये अपने आप को एक बार फिर से कब दोहराएगा। ये कॉम्बिनेशन शायद हमें जेपी दत्ता की अगली मूवी में दिख जाए। लेकिन यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जेपी दत्ता साहब से कास्टिंग मिस्टेक हुई और उन्होंने सनी देओल की जगह सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ को फिल्म में लिया। और अगर आप इस मूवी को इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि कॉन्सेप्ट तो लगभग सेम है। वो भी इंडिया पाकिस्तान पर बेस्ड थी, रेफ्यूजी भी इंडिया पाकिस्तान पर बेस्ड थी। तो अगर इस मूवी में एक छोटे से पार्ट के लिए ही सही जेपी दत्ता साहब सनी देओल को कास्ट करते तो शायद ऑडियंस को एक स्टार कॉम्बिनेशन का इंतजार रहता और इस तरह शायद मूवी देखने के लिए और लोग पहुंचते और उन्हें सनी देओल और जेपी दत्ता का कॉम्बिनेशन एक बार फिर से थोड़े वक्त के लिए ही सही लेकिन स्क्रीन पर नजर जरूर आता। अमिताभ बच्चन से अभिषेक बच्चन का कंपैरिजन, ये एक ऐसा पॉइंट है जो शायद इस मूवी को बहुत हद तक ले डूबा, क्योंकि मूवी के मुहूर्त शॉट पर ही अभिषेक बच्चन को नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन के बेटे को देखने के लिए 3000 की ऑडियंस जो है वो सेट्स पर आ गई। और यहाँ पर अभिषेक ने पहली बार नोटिस किया कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस उन्हें देखने की नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन के बेटे को देखने की है। और इनफैक्ट इस तरह अभिषेक पहला शॉट देते हुए इतने नर्वस हो गए कि उन्होंने पहले ही शॉट के 17 से 20 रीटेक्स लिए। और इस प्रोजेक्ट का नाम सुनते ही लोगों की एक्सपेक्टेशंस अभिषेक बच्चन से ऐसी थी कि ये आएगा अमिताभ बच्चन का बेटा और ये तो सीखा हुआ एक्टर होगा और ये कमाल ही कर देगा। लेकिन शायद लोग बहुत ज्यादा जजमेंटल होकर ये भूल गए कि खुद अमिताभ बच्चन साहब ने 1 दर्जन फ्लॉप मूवीज दी थी जंजीर के हिट होने से पहले। उनकी अभिषेक बच्चन से एक्सपेक्टेशंस शायद ओवर एक्सपेक्टेशंस में बदल गई। इनफैक्ट अभिषेक बच्चन चाहे जितने भी अच्छे एक्टर हो जाएं, आप उनसे अमिताभ बच्चन होना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक है। जंजीर में उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एंग्री यंग मैन के तौर पर पोर्ट्रे किया था, वैसा एक्टर इंडियन सिनेमा में आज तक आया ही नहीं। आउटडेटेड स्टोरी। आप सब जानते हैं कि इस फिल्म में बहुत ही बिखरी हुई एक कहानी थी जिसमें ना तो पूरा का पूरा पेट्रियाटिक फील ठीक से मिल रहा था, ना रोमांटिक फील ठीक से मिल रहा था और ना ही एक्शन जो है वो पर्दे पर ठीक से हो रहा था। ऑडियंस इस समय साल 2000 में जो कॉन्सेप्ट पसंद कर रही थी और जिसे अप्रिशिएट कर रही थी वो थी एक सुपर हिट रोमांटिक मूवी कहो ना प्यार है, जिसमें रोमांस के साथ एक एजी स्टोरी जो है उसे क्यूरेट किया गया है और साथ में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट भी है, यानी कि ड्रामा भरपूर, रोमांस भरपूर और एक्शन भी भरपूर। लेकिन यहाँ पर रेफ्यूजी में एक बहुत ही आउटडेटेड सा कॉन्सेप्ट नजर आ रहा था जिसमें अभिषेक बच्चन खुद शायद अपनी गेटअप से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे या अपनी गेटअप के साथ अपना रोल स्क्रीन पर बहुत बखूबी निभा नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट उस दौर में अगर आप भारत पाकिस्तान के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं और उसमें भारत पाकिस्तान की लड़ाई दिखा दे रहे हैं तो मूवी हिट हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं था फिल्म में। इनफैक्ट अगर आप उस दौर की पेट्रियाटिक मूवीज देखेंगे तो 1997 में आई इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई लेकर बॉर्डर, 2001 में अनिल शर्मा और सनी देओल लेकर आए गदर और 2003 में जेपी दत्ता एक बार फिर से लेकर आए LOC। ये तीनों की तीनों फिल्म्स क्लासिक पेट्रियाटिज्म पोर्ट्रे करती हुई स्क्रीन पर नजर आई और इसी वजह से इनका कंसेप्ट बहुत क्लियर होने की वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई। स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़। ओरिजिनली इस फिल्म की स्क्रिप्ट में सुनील शेट्टी साहब के ऑपोजिट भी जेपी दत्ता साहब बिपाशा बासु को कास्ट करने वाले थे, यानी कि उन दोनों के बीच में भी शायद आपको एक लव स्टोरी नजर आती। लेकिन जब बिपाशा ने स्क्रिप्ट सुनकर मना कर दिया तो जेपी दत्ता साहब ने वो रोल ही स्क्रिप्ट से ऑल्टर कर दिया, किसी और एक्ट्रेस को वहां पर लिया ही नहीं और इस वजह से भी ये स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं डगमगा गई। और ऐसे छोटे छोटे चेंजेस जो जेपी दत्ता साहब वक्त आ वक्त करते रहे वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि ये फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई, क्योंकि फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं खोखली होती गई। स्क्रिप्ट से तब्बू का रोल कट कर देना। एक्चुअली इस फिल्म में तब्बू का भी रोल था,
उन्हें जेपी दत्ता साहब ने एक डॉक्टर के तौर पर इस फिल्म में कास्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब जेपी दत्ता साहब एडिटिंग टेबल पर बैठे और उन्होंने ये नोटिस किया कि फिल्म ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो रही है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तब्बू का पूरा डॉक्टर वाला पार्ट काट दिया, जो कि फिल्म में बड़ा एविडेंटली नजर आ रहा है कि यहाँ पर कुछ कमी ज़रूर है। वो कमी एक्चुअली तब्बू की कमी है। तो ये थे वो 8 पॉइंट्स जिनकी वजह से रेफ्यूजी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। अगर आपको लगता है कि हमारे बताए हुए पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा वैलिड है, वो पॉइंट आपके हिसाब से कौन सा है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास हमारे 8 पॉइंट्स के अलावा कोई एक ऐसा पॉइंट और है जिसके हिसाब से आपको लगता है कि ये मूवी कमाल इसलिए नहीं कर पाई, वो पॉइंट कौन सा है, वो भी मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। 0 करोड़ क्लब में आपके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मूवी कौन सी होनी चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। विद दिस इज मी पुरुषार्थ साइनिंग ऑफ। बॉलीवुड ठिकाना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।